नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा रेलवेज को भारत सरकार के द्वारा अलॉट किए गए 4G स्पेक्ट्रम के बारे में। तो रेलवेज को 2 साल के लंबे इंतजार के बाद 5 मेगाहर्ट्ज 4G स्पेक्ट्रम एलोकेट कर दिया गया है। इसका क्या मतलब है, इसके क्या मायने हैं, स्पेक्ट्रम कौन सा एलोकेट करना चाहिए, 5G के ज़माने में 4G क्यों एलोकेट किया जा रहा है और किस प्रकार से रेलवेज का कम्युनिकेशन और सिग्नलिंग इससे इंप्रूव होगा, इन सब पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। अगर आप मुझसे अनअकैडमी पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे इस आईडी पर फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर। और आज जो मेरी स्पेशल क्लासेस होने वाली हैं उनके लिंक्स आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। अगर आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो महिपाल राठौड़ इज माई हैंडल एवरीवेयर। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको pathfinder_UPSC टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर इस वक्त एक 35% का डिस्काउंट चल रहा है जो जीएस और ऑप्शनल के कंबाइंड कोर्स पर है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेक्चर के अंत में मिलेगी। भारत सरकार की कैबिनेट ने रेलवेज को स्पेक्ट्रम एलोकेट करने के लिए परमिशन दे दी है। तो कैबिनेट की जो मीटिंग हुई थी उसमें यह निर्णय लिया गया कि 5 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम 4G बैंड वाला रेलवेज को एलोकेट किया जाएगा। सरकार ने रेलवेज को 700 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम एलोकेट किया है और ये 2 साल के डिस्कशन और डेलिब्रेशन के बाद निर्णय लिया गया है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि रेलवेज में सेफ्टी काफी इंप्रूव हो जाएगी क्योंकि अब रेलवे के पास कम्युनिकेट करने के लिए एक बेहतर साधन मिल जाएगा। आइए अब बात करते हैं स्पेक्ट्रम की। देखिए, रेडियो फ्रीक्वेंसीज बहुत तरह की होती हैं। आप इस डायग्राम को एक बार ध्यान से देखिए, पॉज करके देख लीजिए अगर चाहें तो इन रेडियो फ्रीक्वेंसीज को हम 2 कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर डिवाइड करते हैं। पहला होता है वेवलेंथ और दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी। इसमें आप देखेंगे कि राइट से लेफ्ट की तरफ वेवलेंथ बढ़ रही है और लेफ्ट से राइट की तरफ फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। तो यहां पर आप देख सकते हैं 3 किलो हर्ट्ज, 30 किलो हर्ट्ज, 3 मेगा हर्ट्ज, 3 गीगा हर्ट्ज और अल्टीमेटली इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहती है। वेवलेंथ जो है वो लेंथ की तरह बिल्कुल मिलीमीटर, मीटर या किलोमीटर में नापी जाती है। तो यहां पर 1 मिलीमीटर से स्टार्ट होते हुए 10 मीटर, 1 किलोमीटर और 100 किलोमीटर तक की वेवलेंथ भी हो सकती है रेडियो वेव्स की। तो ये जो है स्पेक्ट्रम होता है। अब इसमें बेस्ड ऑन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इसके अलग अलग उपयोग होते हैं। देखो, जिसकी वेवलेंथ होगी बड़ी, यानी कि अगर 100 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की वेवलेंथ है तो वो रेडियो वेव बहुत दूर तक ट्रैवल करेगी। लेकिन अगर किसी की वेवलेंथ बहुत ही छोटी है तो वो ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं करेगी। लेकिन डेटा ज्यादा कहां पर कैरी होता है, जहां पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो स्पेक्ट्रम का ये वाला जो एंड है, यहां पर डेटा ज्यादा कैरी हो सकता है। तो आप ऑटोमेटिकली देखोगे कि वाईफाई, 4G, जीपीएस ये सब थोड़ा सा हायर फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करते हैं, जबकि रेडियो कम्युनिकेशन थोड़ा लोअर फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करता है। अब इन रेडियो वेव्स पर मालिकाना हक किसका है? तो देखो, ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट का हक हो जाता है इसके ऊपर। स्पेक्ट्रम इज अ सॉवरेन एसेट। भारत में सरकार तय करेगी कि स्पेक्ट्रम का कौन सा हिस्सा कौन इस्तेमाल कर सकता है। दुनिया में एक अंतरराष्ट्रीय संस्था भी है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन। ये यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो दुनिया भर के नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटीज के बीच में तालमेल बिठाती है, कोऑर्डिनेशन बिठाती है। तो जैसे कि भारत सरकार की तरफ से ट्राई होता है, टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये थोड़ा सा स्पेक्ट्रम का काम देखते हैं। तो ये ट्राई से और इस तरह की दूसरी संस्थाओं से तालमेल बिठाएंगे कि भारत में कौन सा स्पेक्ट्रम किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो आईटीयू को जानकारी देनी जरूरी होती है। तो हर देश में एयरवेव्स का इस्तेमाल वहां की सरकार ही देखती है और सरकार लगभग हर देश में एक नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी को बना देती है जो स्पेक्ट्रम रिलेटेड इश्यूज को या लाइसेंसेस रिलेटेड इशू को हैंडल करते हैं। अब आपको यहां पर याद क्या रखना है कि कौन से फ्रीक्वेंसी पर कौन सा इस्तेमाल होता है। जैसे आपको ये याद रखना पड़ेगा कि टेलीविजन, मोबाइल फोन, जीपीएस, वाईफाई, 4G ये सब अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। तो इनका अगर आप फ्रीक्वेंसी देखोगे तो इट कैन रेंज फ्रॉम 300 मेगाहर्ट्ज टू 3 गीगाहर्ट्ज। स्पेक्ट्रम के हर हिस्से का अपना एक अलग इस्तेमाल होता है और मैंने आपको बता ही दिया है कि लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन, जिनकी वेवलेंथ ज्यादा है, वो लंबे डिस्टेंस को तय कर सकते हैं। इसीलिए जो पहले के समय में रेडियो टावर्स होते थे, अभी भी जो रेडियो टावर्स होते हैं वो आप देखोगे काफी ऊंचे टावर होते हैं और उनमें वेवलेंथ जो है ज्यादा होती है। लेकिन वही है कि उस रेडियो वेव के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन कैरी नहीं करी जा सकती। इसीलिए जो आप एएम रेडियो देखोगे या जो पुराने वाला जो रेडियो होता था, उसमें हाई क्वालिटी म्यूजिक या फिर हाई क्वालिटी साउंड नहीं होगा। बेसिक क्वालिटी साउंड आएगा लेकिन वो बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकता है। तो पहले उसी की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन अब जैसे जैसे लोगों की रिक्वायरमेंट क्वालिटी इंप्रूव करने की हुई तो फिर वो मूव करे एफएम की तरफ। फिर उसके बाद आप देखिए टेलीविजन और उसके बाद अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इन सब में हायर फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल होता है।
लो फ्रीक्वेंसी वेव का एक और फायदा होता है कि ये कई प्रकार के वस्तुओं को चीरती हुई, क्रॉस करती हुई जा सकती है। मतलब ऐसे चीर के तोड़फोड़ नहीं कर देती, लेकिन उसको क्रॉस कर देती है। इट पेनिट्रेट्स द डेंस ऑब्जेक्ट्स। तो इसीलिए आप देखोगे कि रेडियो आप चाहे घर के अंदर सुनो चाहे घर के बाहर सुनो, उसके अंदर आपको सेम क्वालिटी सुनाई देती है। लेकिन अगर आप मोबाइल फ़ोन की बात कर रहे हो तो कई बार ऐसा नहीं होता है। आप बाहर जाकर बात करेंगे तो आपको थोड़ी सी क्वालिटी बेहतर मिलेगी। उसके पीछे कारण क्या है कि जैसे जैसे आप स्पेक्ट्रम पे इस तरफ बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे आपका जो ये वेव्स है ये डेंस ऑब्जेक्ट्स को पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। तो घर में भी आप अक्सर नोटिस करोगे कि जो वाईफाई का राउटर है वो जिस कमरे में रखा है वहां पर स्पीड बहुत अच्छी होगी, लेकिन आप दूसरे रूम में जाओगे तो स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है। लेकिन जो रेडियो है उसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लो फ्रीक्वेंसी यूज़ करी जाती है। बस प्रॉब्लम एक ही है कि उसमें डेटा बहुत ही कम ट्रांसफ़र होगा। ये भी अगेन रेडियो स्पेक्ट्रम को ही दर्शाता हुआ एक चार्ट है, आप इसको भी पॉज करके देख सकते हैं। ये मेनली मैंने पीडीएफ जो सेव करते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर डाला है। माइक्रोवेव कहा जाता है जब फ्रीक्वेंसी 100 मेगाहर्ट्ज से ऊपर है, तब इनको माइक्रोवेव्स कहा जाता है। एचएफ, वीएचएफ, यूएचएफ, इन एब्रीविएशंस को अगर आप जानना चाहते हो तो इसको सेव कर लेना, पीडीएफ जरूर सेव कर लेना इस लेक्चर का, नहीं तो यहीं पर स्क्रीनशॉट ले लो, जैसी आपकी मर्जी। तो ये इनके डेजिग्नेशंस हैं, हो सकता है कभी पूछ लें तो आपको मालूम होना चाहिए। अब बात करते हैं हम 4G और 5G की। तो देखो वो जो स्पेक्ट्रम था रेडियो वेव्स का, उसी में एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहां पर 4G टेक्नोलॉजी हम उसे कहने के लगते हैं। तो 4G टेक्नोलॉजी में आप जानते ही होंगे कि डेटा ज़्यादा तेज़ी से ट्रांसमिट होता है और ज़्यादा डेटा आता है। तो 4G कौन सा वाला स्पेक्ट्रम था? मोस्टली 2.8 से 6 गीगाहर्ट्ज के बीच वाला जो यहाँ पर ये स्पेक्ट्रम होता है। देखो अलग अलग होता है हर देश में। भारत में मोस्टली 2.8 से 6 के बीच में, 6 गीगाहर्ट्ज की बात हो रही है। दिस विल बी कॉल्ड एज 4G। और 24 गीगाहर्ट्ज से ऊपर मोस्टली 30 गीगाहर्ट्ज के आसपास 5G काम करेगा। तो ये 5G का बैंड होता है 24 गीगाहर्ट्ज से 100 गीगाहर्ट्ज तक। तो अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो यहाँ कहीं आएगा 4G और यहाँ कहीं आएगा 5G। और ये इतना बड़ा स्पेक्ट्रम क्यों है? क्योंकि देखो हर देश में सेम फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल नहीं होती है। हो सकता है कि भारत में 24 गीगाहर्ट्ज पे ही हो, किसी और देश में 30 हो सकती है, कहीं पर 100 गीगाहर्ट्ज भी हो सकती है। सो इट डिपेंड्स। अब 4G और 5G में स्पीड का बहुत फर्क आ जाएगा। तो यहाँ से 4G से 5G जो है ऑलमोस्ट 20 to 50 टाइम्स, कई जगह तो 100 टाइम्स फास्टर होता है। और इसके पीछे कारण क्या है कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन ज़्यादा डेटा कैरी कर सकते हैं। लेकिन इनमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बीच में आ गया तो ये उसको पेनिट्रेट नहीं कर सकते। आपको याद ही होगा कि जो लो फ्रीक्वेंसी हाई वेवलेंथ वाली रेडियो वेव्स हैं वो ऑब्जेक्ट्स को पेनिट्रेट कर जाती हैं। लेकिन ये जो 5G वाला स्पेक्ट्रम है जहां पर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है लेकिन वेवलेंथ बहुत ही कम है, वहां पर पेनिट्रेशन नहीं होता है। तो 5G का जो सिग्नल है वो इनफैक्ट दीवारों से भी रुक जाता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है 5G में अभी, कि डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट सामने होना बहुत ज़रूरी है। अगर बीच में दीवारें, बिल्डिंग्स या पेड़, इनफैक्ट बारिश के मौसम में अगर ह्यूमिडिटी भी है तो भी 5G का सिग्नल बहुत कमज़ोर पड़ जाता है। तो अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही 5G टेक्नोलॉजी में यही रहने वाली है कि बहुत सारे टावर लगाने पड़ेंगे। लेकिन क्या ज़्यादा टावर लगाने से 5G शरीर के लिए खतरनाक हो जाएगा? जी नहीं। देखिए दो तरह के रेडिएशन होते हैं, आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग। तो हम ये जो सारे रेडियो वेव और मोबाइल माइक्रोवेव जो सब कुछ अब यूज कर रहे हैं, ये सब कुछ नॉन आयनाइजिंग की कैटेगरी में आता है। जब आप इससे और आगे बढ़ेंगे और ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ जाएंगे तो यहां पर आयनाइजिंग रेडिएशन आ जाता है जो हमारे सेल्स को नुकसान पहुंचाएगा। तो आयनाइजिंग रेडिएशन जो है ये मोस्टली एक्सरेज या गामा रेज की तरह होता है। इसका इस्तेमाल हम इन टेक्नोलॉजीज में, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में नहीं करते। तो याद रखिए शरीर को नुकसान केवल आयनाइजिंग रेडिएशन पहुंचाता है, नॉन आयनाइजिंग नहीं पहुंचाता। तो जिस प्रकार से आप लोगों के घर में वाईफाई राउटर्स काम करते हैं वो भी हाई फ्रीक्वेंसी वाला ही रेंज है, तो 5G भी कुछ उसी प्रकार की टेक्नोलॉजी है। तो 5G हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं है, डिस्पाइट वॉट मैनी पीपल थिंक, डिस्पाइट वॉट सम सेलिब्रिटीज आर प्रोपेगेटिंग। आप साइंस अगर पढ़ रहे हैं तो आपको ये बात अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि आयनाइजिंग रेडिएशन क्या होता है, नॉन आयनाइजिंग क्या है, और ये 5G वाला कौन से पार्ट में आता है स्पेक्ट्रम के। क्योंकि देखिए भविष्य साइंस का है। भारत की तरक्की तभी हो सकती है जब हम सभी एक साइंटिफिक दिमाग लेकर, रैशनल दिमाग लेकर आगे चलें। अब ये स्पेक्ट्रम एलोकेशन इतना टाइम क्यों ले लेता है? आप देख रहे होगे कई बार स्पेक्ट्रम में घोटाला हो रहा है, स्पेक्ट्रम एलोकेशन में डिलेज हो रहे हैं। तो देखो इसको डिले होने के पीछे बहुत सारे रीजन है। पहला तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि ITU को बताना पड़ता है कि भाई हम ये वाला स्पेक्ट्रम इस्तेमाल करने वाले हैं। पड़ोसी देश के साथ कहीं कोई क्लैश नहीं होना चाहिए स्पेक्ट्रम का, क्योंकि देखो अगर आपका स्पेक्ट्रम अलग है उनका अलग है तो फिर डिवाइसेस मिसमैच कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम रहेगी। मान लो आपके देश में जो मोबाइल फोन बिक रहे हैं 4G के, अगर उसके अंदर समझो 3 to 4 गीगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम यूज हो रहा है, लेकिन पड़ोसी देश में मान लो पाकिस्तान में 2 to
3 गीगाहर्ट्ज यूज हो रहा है 4G के लिए, और वहां पर 3 से 4 वाली फ्रीक्वेंसी किसी और काम के लिए इस्तेमाल होती है, मान लो कि आर्मी उसको यूज करती है, तो फिर क्या होगा, आर्मी का कम्युनिकेशन यहां पर सिविलियन नेटवर्क में आ सकता है। अब ऐसा डायरेक्टली नहीं होता, बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, दोनों के डिवाइसेस थोड़े से अलग होते हैं और इतना बेवकूफ़ी वाला काम कोई करता नहीं है कि सिविलियन और मिलिट्री को मिक्स कर दे, बट जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है कि डिवाइसेस किस प्रकार के बिक रहे हैं, क्या वो स्पेक्ट्रम में काम करेंगे नहीं, तो डेवलप मैन्युफैक्चरर्स के साथ आपको बातचीत करनी पड़ती है, उनको अलाइन करना पड़ता है, इंटरनेशनल बॉडीज़ को अलाइन करना पड़ता है, पड़ोसी देशों के साथ भी बात करनी पड़ती है। तो इस प्रकार से बहुत सारा काम होता है और इसीलिए स्पेक्ट्रम एलोकेशन में इतना समय लग जाता है। अब बात करते हैं रेलवे के स्पेक्ट्रम के बारे में। तो देखिए, रेलवे अपने कम्युनिकेशन के लिए इस वक्त ऑप्टिक फाइबर का इस्तेमाल करता है। ऑप्टिक फाइबर एक तार होता है, फिजिकल वायर होता है, तो वो भी बहुत फास्ट कम्युनिकेशन कराता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है, चलती ट्रेन के अंदर आप उसको काम में नहीं ले सकते क्योंकि वो ऑप्टिक फाइबर है। ट्रेन तो चल रही है ना, मूव कर रही है, लेकिन बाकी सभी जगह तो इस्तेमाल ले ही सकते हो आप सिग्नलिंग वगैरह के लिए। लेकिन अब रेलवे चाहता है कि ये वाला काम रेडियो वेव्स के माध्यम से किया जाए, मतलब फिजिकल वायर नहीं बल्कि रेडियो वेव्स के माध्यम से 4G इक्विपमेंट लगाकर ये सिग्नलिंग का काम ट्रेन में किया जाए, और इससे स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगी, कम्युनिकेशन काफ़ी फास्ट हो जाएंगे। तो हाई स्पीड रेडियो से एक तो रियल टाइम बेसिस के अंदर आपको डेटा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये लोको पायलट है, इसके केबिन में एक CCTV लगा दिया, जैसे कई बार आपने सुना होगा, न्यूज़ में आता है कि फिटीग होता है, थक जाते हैं लोको पायलट्स, उनकी ड्यूटी आवर्स बहुत लंबे होते हैं, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। तो क्या होगा कि अब जैसे यहाँ एक CCTV लगाया जा सकता है, अगर मान लो CCTV है और यहाँ पे 4G इक्विपमेंट लगा हुआ है, तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सकता है हेडक्वार्टर के साथ, और अगर उनको नजर आता है कि कोई लोको पायलट थोड़ा थका हुआ है तो उसको ड्यूटी उसकी चेंज करवाई जा सकती है। तो इस प्रकार का काम हो सकता है। लोको पायलट पीछे ट्रेन के डब्बों से कनेक्ट करके डायरेक्टली सिग्नल प्राप्त कर सकते हैं कि क्या चल रहा है पीछे, अगर कोई इशू है तो उनको पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से LTE बेस्ड मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन शुरू होगा रेलवेज में, और उसी का ये पूरा नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। 25,000 करोड़ रुपए का इसका बजट है और अगले 5 साल में इसको कंप्लीट करने का टारगेट है, और इसी के लिए ये स्पेक्ट्रम इन्हें एलोकेट किया गया है। तो देखो, इसमें 34,000 किलोमीटर के जो ट्रैक्स है वहां पर स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि सिग्नलिंग होती है, हर किलोमीटर कुछ किलोमीटर पर एक सिग्नल होता है रेलवेज में, तो वहां पर ये 4G के बॉक्सेस लगाए जा सकते हैं जिनसे ट्रांसमिशन होगा सिग्नल का, तो चलती ट्रेन के साथ कम्युनिकेट करना काफी आसान हो जाएगा। तो 12,000 करोड़ रुपए सिग्नलिंग में और 12,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए लगाए जाएंगे। अब आप में से कई छात्रों के मन में ये लड्डू फूट गया होगा कि अब ट्रेन में हमें 4G मिलेगा, बहुत अच्छा इंटरनेट मिलेगा, तो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अभी रेलवेज का पहला टारगेट ये नहीं है कि पैसेंजर्स को वाईफाई उपलब्ध करवाया जाए। अल्टीमेटली इससे किया जा सकता है, ये जो 4G का नेटवर्क आएगा, इससे वहां हॉटस्पॉट देकर ट्रेन के अंदर भी वाईफाई चलाया जा सकता है बड़ी आसानी से, लेकिन अभी उसमें टाइम लगेगा। इतना आसान कहना है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर है, पैसा खर्च होता है, हर डब्बे के अंदर आपको वो बॉक्स लगाना पड़ेगा, इट टेक्स टाइम एंड मनी। तो अभी पहला टारगेट इनका ये नहीं है कि यूजर के लिए वाईफाई लगवा दो, पहला टारगेट ये है कि अपना सिग्नलिंग सिस्टम लगाया जाए जिससे कि ट्रेन की जर्नी सेफ होंगी, फास्टर होंगी, और उससे रेवेन्यू बढ़ेगा। रेलवे जितना ज़्यादा सेफ होगा उतने ज़्यादा लोग उससे ट्रैवल करना पसंद करेंगे, और ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम्स में भी इसका काफ़ी बेनिफिट होगा। पहले से ही उसके लिए एक प्रोजेक्ट अप्रूव कर रखा है, और ये स्पेक्ट्रम मिलने से इनका ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम भी अब तेज़ी से आगे बढ़ेगा, ये वाला प्रोजेक्ट भी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। तो मॉडर्न सिग्नलिंग, ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम और कम्युनिकेशन, इन तीनों ही मामलों में ये स्पेक्ट्रम रेलवे को फायदा देगा। के बेस्ट एजुकेटर्स से अगर आप लाइव क्लासेस में पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हैं। प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन है। प्लस में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी और आइकॉनिक में आपको पर्सनल मेंटोर मिलेंगे जो आपको डे टू डे गाइड करेंगे। उसके अलावा भी बहुत सारी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हैं जो आपको आइकॉनिक में मिलती हैं। ये सारे कोर्सेज 10% डिस्काउंट पे आपको मिल जाएंगे अगर आप महिपाल कोड यूज करके इनको अवेल करते हैं। इस वक्त 16 जून तक GS प्लस ऑप्शनल के कंबाइंड कोर्स पर एक स्पेशल डिस्काउंट है, 35% डिस्काउंट है। 25 प्लस 10% अगर आप कोड यूज कर लेते हैं महिपाल, तो ये आपको 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये 35% डिस्काउंट के साथ आपको ये प्राइसेस पे नहीं करनी है। ये जो यहाँ पर प्राइसेस शो हो रही हैं इनमें भी आपको 10% और एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा इफ यू यूज द कोड। तो GS और ऑप्शनल का कंबाइंड कोर्स लेने का फायदा ये है कि आपकी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी होगी। ज्यादातर ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह जो हैं वो आपको केवल GS की तैयारी कराते हैं, ऑप्शनल की तैयारी नहीं करवाते।
तो ऑप्शनल के अंदर आपको बहुत बेनिफिट यहाँ पर मिल जाएगा। और अभी 16 जून से पहले अगर आप ये कोर्स अवेल करते हैं तो आपको इसमें एक्सटेंडेड वैलिडिटी मिलेगी। 1 साल के कोर्स में 2022 का मेंस और 2 साल के कोर्स में 2023 के मेंस तक वैलिडिटी होगी। इन इफेक्ट आपको 1 साल के प्राइस में 1.5 साल की वैलिडिटी मिल रही है, बट दिस इज ओनली टिल 16 जून। EMI ऑप्शन आप अवेल कर सकते हैं। अगर आप एक साथ पेमेंट नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते तो आप EMI ऑप्शन पर इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। और सारी किताबें यहाँ पर फ्री में मिलेंगी आपको, हिंदी या इंग्लिश जो भी आपकी भाषा की प्रेफरेंस है वो आप बता दीजिए। आपको घर पर कंप्लीट बुक सेट भेज दिया जाएगा इस कोर्स के साथ। और ये मार्केट प्राइस इसकी अप्रॉक्सीमेटली 10,000 होती है, तो इन इफेक्ट आपको 52,000 रुपीज़ भी नहीं बल्कि 42,000 रुपीज़ में ही पूरा GS प्लस ऑप्शनल प्लस प्रिंटेड मटेरियल सब कुछ मिल रहा है। ये इसकी एक्चुअल कॉस्ट आपको 42,000 के आसपास पड़ेगी। नए बैचेस यहाँ पर हर हफ्ते बनते रहते हैं। इन बैचेस को ज्वाइन कर लीजिए सब्सक्रिप्शन लेने के बाद, तो आपकी पूरी तैयारी इन बैचेस में हो जाएगी। एक स्पेशल बैच भी है जिसके लिए आपको लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। इसमें आपको 1-on-1 मेंटरिंग दी जाएगी टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। 3 फ्री टेस्ट सीरीज हैं, इनका फायदा उठाइए, इनको ज्वाइन कीजिए। सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप आ रही है कल यानी कि रविवार को, इसमें हिस्सा लीजिए। सुबह 10 से 12 बजे के बीच में फुल लेंथ टेस्ट है। अगर इसमें आप टॉप 50 रैंक लेकर आते हैं तो आपको देश के बेस्ट ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा पर्सनल मेंटरिंग मिलेगी और बहुत सारे आकर्षक प्राइजेस हैं जीतने के लिए। स्कॉलरशिप्स भी हैं, स्कॉलरशिप्स का इस्तेमाल कीजिए, पढ़ाई कीजिए। SSC, बैंक, स्टेट PCS एग्जाम्स के लिए भी आपको अनअकैडमी पर कोर्सेज मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।